नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम की तरफ से है। वेटरन जर्नलिस्ट संदीप यूनिथान की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी 2028 तक एक और अकुला क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाने वाला है। ये वही सबमरीन है जिसके लिए $3 बिलियन का एक डील या लीज डील 2019 में साइन किया गया था। इनिशियली इसे 2025 तक ही इंडियन नेवी को डिलीवर करने का प्लान किया गया था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई होने की वजह से इसका डिलीवरी टाइमलाइन थोड़ा डिले हो चुका है। ये सबमरीन आईएनएस चक्र के सक्सेसर के रूप में कंसिडर किया जा रहा है, जिसे 2012 से 2022 तक इंडियन नेवी की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा था। अभी रशिया की तरफ से इस डिले के बदले इंडियन नेवी को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक बड़ी मिसाइल अपग्रेड को भी ऑफर किया जा रहा है, जिसमें ओरिजिनल 3M54K मिसाइल की जगह पर अभी रशिया की तरफ से अपनी एडवांस 3M14K कैलिबर क्रूज मिसाइल को भारत को ऑफर किया जा रहा है। ये मिसाइल क्लब मिसाइल फैमिली का एक हिस्सा है, जिसका रेंज 1500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, जो कि पहले प्लान किए गए मिसाइल के 600 किलोमीटर की रेंज से काफी बेहतर है। ये मिसाइल सबमरीन से ही लॉन्च होने वाली है और इसकी वजह से इंडियन नेवी अंडर वाटर से लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक या लैंड अटैक करने की कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है। ये कैपेबिलिटी इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी माना जा रहा है। इसके अलावा इंडियन नेवी की अर्जेंट सबमरीन रिक्वायरमेंट को देखते हुए रशिया की तरफ से अभी 6 किलो क्लास की सबमरीन को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है। हालांकि ये सबमरीन सेकेंड हैंड सबमरीन होने वाले, लेकिन इनको रशिया की तरफ से रिफिट करने के बाद इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करके भारत को ऑफर करने का बात किया जा रहा है। और साथ ही इन सबमरीन में भी कैलिबर क्रूज मिसाइल को ऑफर किया जा रहा है, जो कि 1500 किलोमीटर तक स्ट्राइक रेंज को प्रोवाइड करने वाले हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भी चाइना से PL-17 लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल को एक्वायर करने के लिए अपनी एफर्ट को और ज़्यादा इंटेंस किया जा रहा है, और इसका सीधा कनेक्शन भारत और पाकिस्तान के बीच हुई रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर भारत की S-400 सिस्टम की तरफ से पाकिस्तान के अंदर एक 300 किलोमीटर के दायरे का नो फ्लाई जोन को क्रिएट किया गया था और उनकी अवेक्स जैसे प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और ये लॉस पाकिस्तान के लिए एक मेजर स्ट्रेटेजिक सेटबैक भी माना जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से रिसेंटली चाइना से एक्वायर किए गए PL-15 मिसाइल को भी कोई खास इफेक्टिव वहां पे नहीं पाया गया था, और इस दौरान जितने भी PL-15 मिसाइल फायर किए गए थे, ये सारे के सारे मिसाइल भारत की Su-30 MK और रफाल जैसे एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तरफ से जैम कर दिया गया था। तो इस वल्नरेबिलिटी को काउंटर करने के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से PL-17 जैसे मिसाइल को चाइना से खरीदने पर फोकस किया जा रहा है। PL-17 मिसाइल को स्पेशली हाई वैल्यू एरियल टारगेट जैसे कि AWACS रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट या बॉम्बर जैसे टारगेट को या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डेवलप किया गया। ये एक वेरी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज का एयर मिसाइल है, जिसका एस्टिमेटेड रेंज 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने का क्लेम किया जा रहा है, और इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर, AESA रडार, सिक्योर डाटा लिंक जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में मदद करते हैं। पहले सोचा जा रहा था कि PL-17 को पाकिस्तानी एयरफोर्स के फ्यूचर J-35A फाइटर जेट के साथ ही इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन अभी रिसेंट सिनारियो को देखते हुए पाकिस्तान चाइना पर प्रेशर डाला कि इसे अभी उनके J-10C जैसे फाइटर जेट के साथ भी इंटीग्रेट किया जाए, ताकि वो भारत की AWACS और सपोर्ट एयरक्राफ्ट को दूर से टारगेट कर पाएंगे। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि एक चाइनीज एक्सरसाइज के दौरान J-10C फाइटर जेट को PL-17 जैसे मिसाइल को कैरी करता हुआ देखा गया था, लेकिन ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का था या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। यह ऑब्जर्वेशन PL-17 के डेवलपमेंट स्टेटस को लेकर स्पेकुलेशन को और तेजी से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अब तक इसके डेवलपमेंट का एग्जैक्ट टाइमलाइन क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये कंफर्म है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने लॉन्ग रेंज एयर कैपेबिलिटी में स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मेन टारगेट इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट नहीं बल्कि हाई वैल्यू टारगेट्स होने वाले, क्योंकि अभी जैसे कि S-400 सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के AWACS और टैंकर इंटरनेशनल बॉर्डर के 200 से 300 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट नहीं कर सकते। वैसे ही PL-17 मिसाइल आने के बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट भी बॉर्डर के करीब ऑपरेट करने वाले हमारे AWACS और बाकी एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकते हैं, और ऐसा होने पर हमें मिनिमम बॉर्डर से 200 किलोमीटर तक का रेंज को मेंटेन करके ऑपरेट करना पड़ेगा, और हमारे AWACS को उसी हिसाब से डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिससे हम पाकिस्तानी एयरफोर्स में ज़्यादा अंदर तक नजर नहीं रख पाएंगे। तो अभी अगर PL-17 मिसाइल पाकिस्तान के पास आ जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स की नेत्र AWACS और फाल्कन AWACS जैसे हाई वैल्यू एरियल टारगेट के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला, और इसके लिए भारत को अभी AWACS प्रोटेक्शन और काउंटर BBR स्ट्रेटेजी को और भी इंप्रूव करने की जरूरत पड़ने वाली है।
अगला अपडेट भारत के एक नए स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है, जिसका डायरेक्ट लिंक टर्की और ग्रीस के साथ भी होने वाला है। ग्रीक मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि पेंटा पोस्टागामा और जियो स्ट्रेटेजिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से भी अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLSM को ग्रीस को अनऑफिशियली ऑफर किया जा रहा है। यह ऑफर एथेंस में होने वाली डिफिया 2025 डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान सामने आई है, जहां पर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से ओपनली इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को शोकेस किया गया था और पार्टनरशिप के लिए अपना इंटरेस्ट वहां पे एक्सप्रेस किया गया था। ये मिसाइल ग्रीस के लिए स्पेशली टर्की के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गेम चेंजर बन सकता है। एजियन रीजन में जहां पर ग्रीस और टर्की के बीच टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे LRLSM मिसाइल टर्किश एयरवेज, रडार स्टेशन और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के ओपनिंग आवर में डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इस मिसाइल का सबसोनिक टेरेन हगिंग फ्लाइट प्रोफाइल, एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम और पिन पॉइंट एक्यूरेसी कैपेबिलिटी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास करने में इसको सक्षम करने वाला है। इस मिसाइल को न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरेट को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया सकता है और इसे भारत का टॉमहॉक लेवल का मिसाइल भी कहा जा रहा है। ग्रीक डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ग्रीस को यह मिसाइल मिल जाता है तो वो टर्की के इजमिर और चनाकले जैसे एयरवेज को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। ये ऑफर अभी ऐसे वक्त में भी आ रहा है जहां पर टर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की की तरफ से बैकर सीरीज के ड्रोन्स और एमुनेशन को खुल के पाकिस्तान को ऑफर किया गया था और सप्लाई किया गया था। इसके रिस्पॉन्स में अभी भारत की तरफ से ग्रीस के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना स्टार्ट किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल AP सिंह के रिसेंट एथेंस विजिट के दौरान भी ऐसे कई सारी चीजें डिस्कस होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है और उन्होंने ग्रीक रफाल सिमुलेटर में भी अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड किया था, जो सिग्नल देता है कि हो सकता है आगे चल के LRLSM जैसे मिसाइल को ग्रीस अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने के बारे में प्लान कर रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से 300 करोड़ का एक बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया गया, जिसमें फ्रंटलाइन सोल्जर के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स और एडवांस हेलमेट्स को खरीदने का प्लान किया गया। 22 जून 2025 को साइन हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली बेस्ड SMPP लिमिटेड को दिया गया, जो कि भारत का एक लीडिंग इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। ये प्रोक्योरमेंट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यानी कि EP5 के अंदर किया जा रहा है, जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से लोकेट किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडियन आर्मी को अभी 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट और 11,700 एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट को सप्लाई किया जाने वाला है। SMPP के बुलेट प्रूफ जैकेट स्पेशली आर्मर्ड प्रेसिंग बुलेट जैसे कि 7.62 × 39 mm यानी कि AK-47 की स्टील कोर बुलेट को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। इन जैकेट में 360 डिग्री का प्रोटेक्शन, क्विक रिलीज सिस्टम और डायनामिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी दिया गया, जो सोल्जर को सेफ्टी और कंफर्ट दोनों प्रोवाइड करने वाले। और इन जैकेट को बनाने के लिए बोरॉन कार्बाइड सेरामिक का भी इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया की सबसे लाइटवेट और टफ बैलिस्टिक मेटल में माना जाता है। हेलमेट की बात करें तो SMPP ने क्लेम किया है कि उनका नया बैलिस्टिक हेलमेट दुनिया के पहले ऐसा हेलमेट होने वाला है जो कि AK-47 की स्टील कोर बुलेट को रोक सकते हैं। ये अपग्रेड स्पेशली उन जवानों के लिए क्रूशियल होने वाला है जो कि जम्मू कश्मीर पर एंटी टेरर ऑपरेशन में डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में काम करते हैं या फायर के सामने आते हैं। यहाँ पर स्मॉल आर्म फायर और ग्रेनेड फ्रेगमेंट जैसे खतरा हमेशा बना रहता है। अभी इन सिस्टम को EP5 के अंदर एक्वायर किया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 2000 करोड़ का एक पैकेज को इशू किया गया था, जिसमें करीब 13 मेजर सिस्टम को खरीदने का प्लान किया गया था और ये हेलमेट और बुलेट प्रूफ वेस्ट उसी का हिस्सा होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FICV प्रोग्राम की तरफ से है और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक FICV प्रोग्राम का डेवलपमेंटल ट्रायल फेज अभी काफी करीब आ चुका है और सितंबर या फिर अक्टूबर तक ही इसे स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ये FICV प्लेटफॉर्म भारत के VMP-2 व्हीकल को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जो कि 1980s से इंडियन आर्मी के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बैकबोन रहे हैं, लेकिन अभी वो आउटडेटेड होने लगे हैं और फायर पावर हो या प्रोटेक्शन और दोनों ही मामले में इनकी लिमिटेशन मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इस नए FICV प्रोजेक्ट के अंदर भारत में ही अभी 2 अलग अलग प्रोटोटाइप को डेवलप किया जा रहा है, जिसे टाटा और भारत फौज की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और अभी दोनों की प्रोटोटाइप भी अपनी फाइनल प्री-ट्रायल फेज में पहुंच चुके हैं। इन दोनों ही प्रोटोटाइप में फुल्ली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर डेवलप किया गया। आर्मी के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट भी इन व्हीकल का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये उनके टैक्टिकल और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफी हद तक इम्प्रूव करने वाले हैं। FICV का डिजाइन मॉडल आर्किटेक्चर को बेस करके बनाया जा रहा है, जिसमें 30 mm का ऑटोमेटिक कैनन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन जैसे और भी कई तरह के मॉडर्न फीचर शामिल होने वाले।
साथ ही ये व्हीकल NBC प्रोटेक्शन यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन के साथ आते हैं और इसके अलावा ये नाइट विजन सिस्टम और मॉडर्न बैटलफील्ड नेटवर्किंग सिस्टम के साथ आने वाले हैं। अभी इसकी सितंबर तक होने वाली डेवलपमेंटल ट्रायल फेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसी के बेस पर फाइनल कन्फिगरेशन को फ्रीज किया जाएगा और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का डिसीजन भी लिया जाएगा। और अभी अगर सब कुछ सही चला तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ही FICV प्रोडक्शन के लिए भी तैयार होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।